गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। डेट है आज की 26 जून 2024। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ई साक्षी पोर्टल के रिगार्डिंग। ये पोर्टल को समझना जरूरी है, पर उससे पहले हमें ना एक स्कीम के बारे में जानना होगा जिसका नाम है एमपी लैड्स। देखो, जब मैं बात करता हूं एमपी लैड्स की, इसका अर्थ होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देखो, हम सब लोग अपने एमपीज को चुनते हैं, स्पेशली लोकसभा एमपीज को चुनते हैं। बाकी इसके अलावा एमपीज तो और भी होते हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, राइट। अब 1993 में क्या हुआ, 1993 में एक स्कीम लाई गई जिसका नाम था एमपी लैड्स। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बेसिकली सारा पैसा यहाँ पे स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब इसमें होता पता क्या है, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, वो कुछ काम को रिकमेंड कर सकते हैं। क्या मैंने बोला? रिकमेंड कर सकते हैं। जो भी वहां की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होंगी ना, उनको काम रिकमेंड करेंगे कि भाई आप क्या काम करवाना चाहते हो। समझ गए? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, सचिन तेंदुलकर जी भी एक टाइम के ऊपर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं, राइट। इनके द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि मुंबई के अंदर एक स्कूल खुलवा दिया जाए। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्रिंकिंग वाटर के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन, रोड्स, इस तरह के काम वो क्या कर सकता है, ध्यान से वर्ड सुनो, रिकमेंड कर सकता है। समझ गए? जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब तो बहुत कम पैसे थे। आज के समय हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा नहीं मिलता। ये पैसा आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास जाता है, जो डीएम वगैरह होते हैं। एमपी बोलेगा, अच्छा आपके पास ये पैसा आया हुआ है जो कि मेरी वजह से आया है, तो इस पैसे का आप स्कूल बनवा दो, या कोई सड़क बना दो, कुछ अच्छा पानी पीने की व्यवस्था कर दो। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। ठीक है, मेरे खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एक सड़क बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो एक्चुअल में आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आज के समय जो मिनिस्ट्री है ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है आपकी मोस्पी मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, जैसा मैं आपको कह रहा था, हर साल 5 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसके अंतर्गत जो फंड्स होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं। नॉन लैप्सेबल का अर्थ क्या है कि मान लो आपको एक साल के अंदर 5 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है। अब किसी कारणवश मान लो आप पैसा यूज ही नहीं कर पाए, राइट, तो क्या होगा? तो क्या पैसा खत्म हो जाएगा? नहीं, वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस साल वो 5 करोड़ नहीं यूज कर पाए ना, कोई दिक्कत बात नहीं, आप अगले साल कर लेना। अगले साल नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, उससे अगले साल कर लेना। इस तरह से ये चीज होती है। साथ ही साथ जो भी, अगर मान लो जिस एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, तो वहां पर जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाले रीजन है ना, तो 15% फंड तो वहां पे उसको स्पेंड करना पड़ेगा। एंड इस तरह से शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन वाले एरियाज में 7.5% हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी साथ ही साथ 75 लाख प्रोवाइड किया जाता है गाइडलाइंस के तहत, ठीक है ना, ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए। तो ये सब बातें चलो ठीक है, ये चीज भी आप नोटिस कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन एक बार बनता है ना, वो ये है कि देखो यार, लोकसभा के जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, वो भी तो वाराणसी से हैं, ठीक है, एमपी हैं, बिल्कुल। तो वो जो 5 करोड़ खर्चे की बात करेंगे ना, कहाँ पे खर्च करना है, वो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर ही खर्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो उसी कॉन्स्टिट्युएंसी के एमपी है ना। इसी तरह से जैसे अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, तो वो रायबरेली में 5 करोड़ खर्च कर पाएंगे। ठीक है, ये तो लोकसभा एमपी की बात होगी। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो तो किसी एरिया के नहीं ना होते, वो तो एक स्टेट के होते हैं पूरा। कि मान लो कोई हरियाणा से एमपी बन गया राज्यसभा का, कोई राजस्थान से बन गया। जैसे मैं बात करूं अगर सोनिया गांधी जी की, वो आज के समय आपकी राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की। तो वहां पर वो पूरे स्टेट के अंदर स्पेंड करने के लिए बोल सकती हैं। जो 5 करोड़ होगा वो पूरे राज्य, पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी खर्च हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अब ये भी आपको पता है, राज्यसभा के अंदर लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस के अंदर भी लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। वो तो ना किसी एरिया के होते हैं, ना किसी स्टेट के होते हैं, वो तो पूरे देश के होते हैं। हाँ तो बिल्कुल, तो वो जो काम रिकमेंड करेंगे वो पूरे के पूरे देश के अंदर कर देंगे। ये है आपकी एमपी लाइट स्कीम। आई होप दिस हैज बिकम क्लियर टू यू। ठीक है, अब यहाँ पर इसी पर्टिकुलर एमपी लाइट्स के रिगार्डिंग ना एक हमें पोर्टल देखने को मिलेगा जिसका नाम है ई साक्षी। दरअसल में जो ई साक्षी वर्ड आया है ना, ये इसी से आया है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, तो ये एस ए और क्षेत्र का यहां पे हमने ले लिया साक्षी के लिए। तो कहने का अर्थ बहुत ही सिंपल है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल,
उसके सामने इतने सारे प्रोजेक्ट उसने देखने हैं कि यार जो पैसा आया कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, कितना काम हो गया, अगर स्कूल बनाने के लिए बोला या पानी पीने की व्यवस्था के लिए बोला तो क्या वो काम हो भी पाया या ऐसा थोड़ी कि रुका ही पड़ा हुआ है। तो जो भी आपके प्रपोज काम है उनको ट्रैकिंग करना, उनको मैनेज करना, उसके लिए आपके सामने एक पोर्टल है जिसका नाम है ई साक्षी पोर्टल। तो रियल टाइम एक्सेस से मिलता रहता है, ऐसे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, क्विक रिस्पॉन्स हो पाएगा, एंड जो भी आपस में बातचीत होनी चाहिए ना एमपी और अथॉरिटीज के बीच में, वो काफी तेजी से हो पाएगी इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से। बजट मैनेज हो पाएगा, ठीक है ना, खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कैसे उसको मैनेज करना है, ऑल दोस थिंग्स ये सारे ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। आई होप आपको एमपी लैड्स भी समझ आ गया होगा, एंड साथ ही साथ आपको जो ई साक्षी पोर्टल था इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका वाधवन पोर्ट के रिगार्डिंग। देखो जो वाधवन पोर्ट है रिसेंटली कैबिनेट द्वारा क्लियर किया गया है, ये इंडिया का पहला मेगा पोर्ट बनने जा रहा है। मेगा पोर्ट का अर्थ होता है जो बहुत ही अपने आप में बड़ा पोर्ट होता है, जहां पर आपका चाहे एयर की बात कर लो, आप नेवल की बात करो, टेरेस्ट्रियल ट्रेवल, ये सब जगह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, उसको आप मेगा पोर्ट कह सकते हो। तो कहाँ पर है सर ये पोर्ट? ये आपको महाराष्ट्र में जो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वाधवन, वहां देखने को मिल जाएगा। ये अरेबियन सी के साथ अपना मतलब वहीं पर आप लोकेटेड देखने को मिल जाता है। इसको ऑपरेट किया जाता है वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, जवाहरलाल पोर्ट अथॉरिटी। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है उसके साथ काफी हद तक अलाइन करता है। अब इस पोर्ट को ना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट दरअसल में वो होते हैं जहां पर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ना एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इसके रिगार्डिंग। होता क्या है ना कि अगर मान लो ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसमें कुछ नया, उसमें कुछ एडिशनल चीजें क्रिएट करने की कोशिश करें, तो उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड। पर ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि खेत खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खेत है सामने, तो ग्रीन फील्ड है, आप उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। दोज आर नोन एज व्हाट? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ये जो वाधवन पोर्ट है ये भी आपका ग्रीनफील्ड देखने को मिल जाएगा। तो नई डेवलपमेंट होगी, डिजाइन डेवलपमेंट सब कुछ यहाँ पे होगा, तो प्रॉपर नया यूजर इंटरफेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये बात है, चलो ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स थे, अब ये 13वां मेजर पोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। दरअसल में होता क्या है ना कि इंडिया में कौन सा पोर्ट मेजर बोला जाएगा एंड कौन सा पोर्ट आपका माइनर बोला जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार के पास उसका कंट्रोल है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है तो उसको हम बोल देंगे मेजर पोर्ट। तो यहाँ पर आज के समय हमें टोटल 13 मेजर पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, 13वां आपका वाधवन ही है। उसी तरह से अगर हम बात करूं माइनर पोर्ट्स की, तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो पोर्ट्स आते हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो माइनर बन जाते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स देख सकते हो, ये सारे मेजर नहीं है, मतलब और भी हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इंडिया के आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है वो मुंद्रा देखने को मिल जाएगा। लार्जेस्ट मेजर पोर्ट आपको अभी के लिए जेएनपीटी आपको देखने को मिल जाएगा, और जेएनपीटी इंडिया का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर प्रोजेक्ट था, पोर्ट था बेसिकली, ठीक है। और ये जो आपका वाधवन पोर्ट है ये कहीं ना कहीं हमारा जो INSTCC है, ठीक है ना, इन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि आप नोटिस करो INSTC के माध्यम से ना हम यहाँ पर आपका जो रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, इनके बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से जो रेड वाली आप देख पा रहे हो, इसके माध्यम से हम यहाँ पे ना सेंट्रल एशिया, रशिया, ईरान, इन सभी के साथ हम यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपको शिप रूट्स भी देखने को मिल जाएंगे, आपके रेल रूट्स भी हैं, आपके रोड रूट्स भी आपके देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा। पहले जो हमें यहाँ पे जाना पड़ता था वो ये लंबा सा रास्ता पहुंच के ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पहुंचते थे, पर INSTC के माध्यम से हम यहाँ पहुंच जाएंगे। एंड वाधवन पोर्ट कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस प्रोजेक्ट एज वेल। इसके अलावा आप लोगों ने ना, मैंने आप लोगों के साथ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी डिस्कस किया था। पिछले साल G20 हुआ था, उसमें इस चीज़ की अनाउंसमेंट हुई थी। तो भारत के मुंबई को ये कनेक्ट कर रहा है UAE के साथ, आगे ये कनेक्ट होता होता सऊदी अरेबिया, इसराइल एंड ग्रीस, ऐसे यूरोप के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। तो पर्शियन गल्फ के माध्यम से यहाँ पे हमें ये कॉरिडोर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो ये भी, इसमें भी वाधवन पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। अब ये क्या मुद्दा है दरअसल में? देखो आप गंगा के बारे में जानते होंगे, गंगा मैया के बारे में, ठीक है ना। तो जो हमारी गंगा नदी है वो यहाँ पर ऐसे इंडिया से मूव होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इंडिया से कितना पानी बांग्लादेश में जाएगा? एक्चुअल में क्या है ना, इंडिया क्या है, अपर राइपेरियन कंट्री है, क्योंकि यहाँ से नदी जारी है। बांग्लादेश आपकी लोअर राइपेरियन कंट्री है। अब ऐसे केसेस में ना लोअर राइपेरियन कंट्रीज को काफी सारा कंसर्न हो जाता है
कि सामने वाली कंट्री ने कुछ अपना डैम्स बना लिया, कुछ पानी डाइवर्ट कर दिया, तो हमारे पास तो पानी आएगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और एक्चुअल में बात सही भी है, क्योंकि एक्चुअली में आप नोटिस करो, ये कई बार केसेस आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लोकेशन देखो, ये है आपका फरक्का, बिल्कुल आपके बांग्लादेश बॉर्डर से जस्ट पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ये फरक्का बैराज इसको बोला जाता है इस जगह को। यहाँ पर ना हमने यहाँ पे एक डैम क्रिएट कर लिया, बेसिकली एक फरक्का बैराज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जिसके माध्यम से हमारा जो हुगली रिवर है ना, हुगली रिवर तक हम पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला हुगली रिवर देख रहे हो, तो फरक्का बैराज के माध्यम से हम यहाँ पर पानी को थोड़ा हुगली रिवर में भेज रहे हैं, ताकि हुगली रिवर में पानी प्रॉपरली मेंटेन रहे। प्लस आपका यहाँ पे जो कैलकाटा पोर्ट है, वहां पर भी यहाँ पे चीजें प्रॉपर मेंटेन रहे। तो इस वजह से हमने फरक्का बैराज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया 1975 के अंदर। अब देखो, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बांग्लादेश को दिक्कत तो होगी, तो हमने यहाँ पे ना बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी करी 1996 के अंदर। क्या हुआ इस ट्रीटी के अंदर? इस ट्रीटी के अंदर हमने डिस्कस किया कि भैया पानी कैसे कैसे हम आपस में करेंगे, क्योंकि देखो इंडिया ने पानी चाहिए डेफिनेटली इंडिया को, पर हम बांग्लादेश के कंसर्न्स का भी ध्यान रख रहे हैं। हमने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर फरक्का बैराज के ऊपर जो पानी अवेलेबल है वो लेस देन 70,000 क्यूसेक्स है, उस केस में जो पानी होगा ना, वो आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर मान लो 70,000 से कम है ना, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पानी 70,000 से 70 से 75,000 के बीच में है, उस केस में क्या होगा, बांग्लादेश को 35,000 मिलेगा, इंडिया को बाकी मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो पानी 75,000 से भी इंक्रीज हो गया, उस केस में इंडिया को मिलेगा 35,000 एंड बाकी जो मिल जाएगा वो बांग्लादेश को मिल जाएगा। इस तरह से डिवीजन हुआ। और अगर मान लो पानी बहुत ही ज्यादा कम हो गया, ठीक है ना, मान लो 50,000 से भी नीचे आ गया, उस केस में क्या होगा ना, दोनों देशों की सरकारें आपस में मिलकर इमरजेंसी बेसिस पे देखेंगे अब क्या करना है। एट द सेम टाइम इतना कंश्योर किया जाएगा कि अप्रैल के स्टार्टिंग के 10 दिन और अप्रैल के आखिरी के 10 दिन यहाँ पर बांग्लादेश को कम से कम 35,000 क्यूसेक्स पानी तो मिले ही मिले। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो 10-10 दिनों के बेसिस के ऊपर देखा जाता है, उस हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट किया गया। ठीक है सर। और ये जो डिस्कशन हुई थी ना, ये कब हुई सर? 1996 में, 1996 के अंदर ये डिस्कशन हुई। तब ऐसा बोला गया कि हम 30 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। अब 1996 था, अब 30 साल तो सर होने वाले हैं, 2026 में तो हम पहुंच गए, बस 1.5-2 साल बचा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अब हुआ क्या है कि 2026 में क्या होने वाला है आगे, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ नई चीजें होंगी, दैट इज अब डिस्कशन स्टार्ट होगी है उसके ऊपर। और ये जो डिस्कशन स्टार्ट हुई है ना, यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार है इंडिया की और बांग्लादेश की केंद्र सरकार है। अच्छा ठीक है। इससे दिक्कत पता क्या होगी? इससे दिक्कत ये होगी कि अगर मैं बात करूं ममता दीदी की, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, उनका कहना है कि भाई आप हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। जो पिछली बार था तब हमसे काफी चीजें पूछी गई थी, हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया था। क्या कोलकाता के जो लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उन लोगों का आप ध्यान नहीं रख रहे? ऐसा यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी है उसका यहाँ पर कहना है। ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे फ्लड्स और इरोजन आता है, तो कहीं ना कहीं गंगा को ड्रेजिंग होनी चाहिए, पर गंगा की ड्रेजिंग करी नहीं जा रही। तो कहीं ना कहीं ऐसा वहाँ की रूलिंग पार्टी का बोलना है कि जो केंद्र सरकार है ना, वो वहाँ के लोकल लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही। तो इस वजह से ये गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी न्यूज में आ चुकी है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। भारत और बांग्लादेश टोटल 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स को यहाँ पे शेयर करते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख भी पाओगे। और ये जो आपका फरक्का बराज है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, भागीरथी रिवर के ऊपर डैम आपको देखने को मिल जाता है, बांग्लादेश बॉर्डर से बस 10 किलोमीटर दूरी के ऊपर। बाकी आप नोटिस करो, हमारे यहाँ पे एक ज्वाइंट कमेटी भी बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, ताकि कुछ भी दिक्कत आएगी तो उसको रिजॉल्व किया जा पाए। प्लस एट द सेम टाइम जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो सरकारों को देती रहती हैं, ताकि पता लगता रहे कितना पानी प्रॉपरली शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी गंगा रिवर के बारे में आप जानते ही होंगे, इस बार भी देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसकी ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग, गंदक, घाघरा, गोमती, इन सब के बारे में। तो अगर आप थोड़ा मैप वगैरह को विटनेस करते हो ना, या देखते रहते हो, तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे थोड़ा और नोटिस करोगे इस मैप को ही, तो आप जान पाओगे कि जैसे ही गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है क्या? पद्मा। फिर आगे जाके जमुना के साथ यहाँ पे ज्वाइन होती है, राइट, एंड इवेंचुअली मेघना यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो ये फिर अकॉर्डिंगली जो मेजर पूरा एरिया है, इसको हम गेंजिस डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर इस तरह से एम्प्टी हो जाता है, राइट। बाकी गंगोत्री का जो गंगोत्री से इसका जो राइज है वो हम जानते हैं, ओरिजिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इट फ्लोज टू आपका उत्तराखंड स्टेट हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको कुछ यहाँ पे पता होनी चाहिए। इवन झारखंड से भी कुछ एरिया से यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे, राइट।
चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कोई कोड के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दरअसल में ना मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक यूसीसीएन करके चीज है। यूसीसीएन क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। देखो दुनिया भर में बहुत सारे शहर होते हैं एंड हर शहर की अपनी 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 कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो यहाँ पर ना हमारे जो दुनिया भर में कुछ अच्छे शहर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी फील्ड के अंदर, वहां पर उन देशों उन शहरों से दूसरे और शहर काफी कुछ सीख सकते हैं। इसी वजह से 2004 के अंदर ना यूसीसीएन को एस्टेब्लिश किया गया, ताकि सिटीज के बीच में आपस में कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश किया जा पाए, जिससे हमारी अर्बन डेवलपमेंट और भी सस्टेनेबल हो पाए। तो इन्होंने यहाँ पे टोटल 7 कैटेगरीज को देखा। एक है आपकी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, एक है डिजाइन, एक है फिल्म, एक है गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने की चीजें, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूजिक। ये 7 कैटेगरीज यहाँ पे इनके द्वारा कवर की जाती हैं। इस तरह से टोटल दुनिया भर में 350 सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इंडिया में भी अगर हम बात करें ना, तो जैसे आपका ग्वालियर हो गया, म्यूजिक के लिए बहुत फेमस है ग्वालियर, गाना आप जानते होंगे। चेन्नई हो गया, वाराणसी हो गया, इन सभी को ऑलरेडी म्यूजिक में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यहाँ पे इनको मतलब इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा मुंबई तो फिल्मों के लिए पॉपुलर है ही है, बाकी हैदराबाद खाने पीने के लिए बहुत अच्छी है, बिरयानी एंड ऑल। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, जयपुर के क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, एंड सिमिलरली श्रीनगर, ये वाले टॉपिक को भी हम और भी डिस्कस करेंगे। श्रीनगर वाले को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में आपको देखने को मिल जाता है। ये सिटीज इंडिया में बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये 7 सिटीज का तो आपको पता होना चाहिए, जिनका यहाँ पर ये 3, ये 2 5 और 2 7, ये 7 सिटीज तो आपकी ऑलरेडी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में थी ही थी। इसके अलावा अब 8वीं सिटी को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। और वो कौन सी है सर? ये है आपकी केरला की सिटी कोईकोड। कोईकोड की देखो अगर मैं बात करूं तो इसको जो मिला है ना, वो लिटरेरी कैटेगरी के अंदर मिला है। सर क्यों मिला है? क्योंकि देखो इस शहर को हाई लेवल ऑफ लिटरेरी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको 500 से भी ज्यादा लाइब्रेरीज देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको लिटरेरी फाउंडेशन, ज्यादा 70 से ज्यादा पब्लिशर्स देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर इसको लिटरेरी कैटेगरी के अंदर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसको इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर भी आप कह सकते हो। क्योंकि आप नोटिस करो ना, अभी तक हमें म्यूजिक, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए मिला था, पर लिटरेचर के लिए नहीं मिला था। तो पहली सिटी है लिटरेचर के अंदर देखती हुई बन जाती है। 2012 के अंदर यहाँ पे कोईकोड को सिटी ऑफ स्कल्पचर या फिर शिल्प नागरम के नाम से भी, मतलब इसका टाइटल इसका मिला था, क्योंकि बहुत सारे आपको आर्किटेक्चरल स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री से पर्सपेक्टिव से भी ये सिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि जब वास्को ड गामा आया, तो वास्को ड गामा कहाँ पर आया सर? सर वास्को ड गामा आया आपके कैलीकट के ऊपर, है ना। जमोरिन वाली स्टोरी आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, मुझे पता है। ये कैलीकट का ही दूसरा नाम क्या है? कोईकोड है। ठीक है, अब इसका नाम बदल गया है। कैलीकट अब शहर का नाम जो था वो नाम बदल गया है, तो नया नाम क्या है उसका? कोईकोड है। काफी सालों से अब तो है, हालांकि वहाँ पे एनआईटी एंड ऑल वो तो कैलीकट के नाम से ही बोला जाता है, बट काफी सारे और कॉलेजेस हैं उनको कोईकोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कोईकोड के बारे में जो आपको पता होने चाहिए थे। अगला दोस्तों टॉपिक भी हमारा सिमिलर है, ये है श्रीनगर का वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। देखो एक्चुअल में ना मैंने अभी आपको एक चीज बताई, श्रीनगर के बारे में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर है। तो 3 साल पहले तो इसको ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर इंक्लूड किया गया था। अब यहाँ पे पता क्या हुआ है? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा एक टैग दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। अब ये क्या चीज है सर? देखो दुनिया भर में ना बहुत सारी सिटीज होती हैं जहां पर क्राफ्ट बहुत अच्छा होता है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ऐसी सिटीज को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दे देती है। अच्छा ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा सर इंडिया में और भी कोई शहर है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर है आपका, आपका मल्लापुरम है, मैसूर है। ये तीनों सिटीज को ना इंडिया में ऑलरेडी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है। अब जो चौथी सिटी इंडिया की तरफ से बन गई है वो है श्रीनगर। अब आप पूछेंगे सर श्रीनगर में ऐसा क्या हो रहा है? अरे कैसी बातें पूछ रहे हो? आप लोगों ने पश्मीना के बारे में नहीं सुना? आप लोगों ने कानी शॉल्स के बारे में नहीं सुना? आप लोगों ने वुड कार्विंग नहीं सुनी श्रीनगर की? कारपेट्स नहीं देखे? वहां की लोकल जो एम्ब्रॉयडरी होती है जिसको सोसनी एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है, ये सब नहीं है? ऊपर से पेपर मैश नहीं है? तो ये सब इतनी सब जब बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा श्रीनगर को? तो यहाँ पर इसके माध्यम से क्या होगा कि मतलब ये जो जब किसी भी सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलती है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को, लोकल आर्टिसंस को, लोकल कम्युनिटीज को, कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कल्चर को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं दुनिया भर में क्राफ्ट सिटी का एक नेटवर्क बन रहा है, जिससे आपस में इकोनॉमी भी प्रमोट हो रही है, हमारा क्राफ्ट भी इंप्रूव हो रहा है। राइट, तो ये होता है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा। तो आप नोटिस कर पाओगे 2014 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, जिसके आपका ओरिजिन की कंट्री आपकी कुवैत आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो अगर मैं बात करूं आपकी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की,
ये बेल्जियम के अंदर रजिस्टर्ड है एज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। एट द सेम टाइम ये यूनेस्को के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस भी यहाँ पे होल्ड करती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, ध्यान रखना। श्रीनगर चौथी सिटी बन गई है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। पहले तीन कौन सी थी? जयपुर, मल्लापुरम एंड आपका मैसूर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा न्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा दो नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट किया गया है फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनके नाम ये हैं IS 18590 2024, IS 18606 2024। देखो दरअसल में क्या है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अडॉप्शन और इंक्रीज हो। तो प्रॉपर उनके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी हमें लॉन्च करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो पिछले सालों के अंदर भी है ना, हमने जैसे फॉर एग्जांपल IS 18294 2023, ये 2023 में लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था नया स्टैंडर्ड। ये है ई रिक्शाज और ई कार्ड्स के लिए कि क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि ड्राइवर्स की भी सेफ्टी इंश्योर हो पाए, पैसेंजर्स की भी सेफ्टी इंश्योर हो पाए। इसलिए ना हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए, सबके लिए यहाँ पे हम एक तरह से नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे लाए गए हैं ना दो, ये इसी वजह से है ताकि कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, बसेस, ट्रक्स, उन सब चीज़ों के लिए, एंड इवन आपकी जो पावर ट्रेन होती हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड उनको करा गया है। चाहे आपका मोटर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, उनके एक्सेसरीज हो गया। इवन ना ओवर द पिछले कुछ सालों के अंदर हमने, अगर आप नोटिस करोगे, इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स अभी दो लॉन्च हुए हैं, पर टोटल ना पिछले कुछ सालों के अंदर हमने 30 से भी ज्यादा ऐसे स्टैंडर्ड्स लॉन्च कर दिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं इसके अंदर, और आपके एक्सेसरीज भी इंक्लूड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके चार्जिंग स्टेशन वगैरह हो गया, वो सब यहाँ पे इंक्लूड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पावर ट्रेन, जिसमें स्पेशली अगर आपके जो पार्ट्स हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, उनको इंक्लूड किया गया है। प्लस आपकी जो L, M और N कैटेगरी है उनको भी इंक्लूड किया गया है। दरअसल में जब मैं बोलता हूँ L कैटेगरी ना, इसका मतलब होता है आपके दो पहिया वाले व्हीकल, जो टू व्हीलर होते हैं। और जब मैं बात करता हूँ M की, M आपका हो जाता है फोर व्हीलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। जब N की बात करता हूँ, ये आपके गुड्स वाले जो ट्रक होते हैं, जो सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी बात कही जाती है। तो सबके लिए यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 30 से भी ज्यादा स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अपने आप में सस्टेनेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं, एंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन पाए, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों बात करूं अगर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसके द्वारा ये दो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे आपको बॉडी देखने को मिल जाएगी। दिस इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। इसका काम यही होता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करे, फॉर्मुलेट करे, रिकॉग्नाइज करे, एंड कहीं ना कहीं साथ ही साथ आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेहतर कैसे कर पाएंगी, ये सारी चीजें इसके द्वारा देखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना GST काउंसिल की, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर वही इसके चेयरपर्सन होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। GI टैग, बिल्कुल इंडिया एक WTO का मेंबर है, और GI इंडिकेशन एक्ट हमने अडॉप्ट भी किया है। सेकंड भी आपका बिल्कुल ठीक है। नाइजर की जब हम बात करें ना, तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री हमें देखने को मिल जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IS ऑफिशियल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।